पृथ्वीराज सिंह चौहान का इतिहास। इस कहानी के माध्यम से आज हम पृथ्वीराज चौहान हिस्ट्री इन हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, चाहमान चौहान वंश के एक सम्राट थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चाहमान क्षेत्र सपदलक्ष पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी अपना शासन स्थापित किया था। उनकी राजधानी अजय मेरू आधुनिक अजमेर में स्थित थी। अपने आरंभिक शासन में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की, विशेष रूप से चंदेल राजा परमार्दी के खिलाफ। उन्होंने मुस्लिम घुरिद वंश के शासक घोर के मोहम्मद गौरी द्वारा शुरुआती आक्रमणों को भी असफल कर दिया। हालांकि 1152 ईस्वी में घुरिदों ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को हराया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार डाला। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कई अर्ध पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय पृथ्वीराज रासो है, जो उन्हें एक राजपूत के रूप में प्रस्तुत करता है। पृथ्वीराज का जन्म चाहमान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी, एक कलचुरी राजकुमारी से हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराजा दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर का पालन पोषण उनके मामा के रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में किया था। पृथ्वीराज विजया के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म ज्येष्ठ मास के 12वें दिन हुआ था। पाठ में उनके जन्म के वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके जन्म के समय कुछ ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति प्रदान करते हैं, उन्हें शुभ कहते हैं। इन स्थितियों के आधार पर और कुछ अन्य ग्रहों की स्थिति को मानते हुए दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज के जन्म के वर्ष की गणना 1166 सीई के रूप में की। पृथ्वीराज की मध्ययुगीन जीवनियों से पता चलता है कि वह अच्छी तरह से शिक्षित थे। पृथ्वीराज विजया में कहा गया है कि उन्होंने 6 भाषाओं में महारत हासिल की। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि उन्होंने 14 भाषाएं सीखीं, जो अतिशयोक्ति प्रतीत होती हैं। रासो ने दावा किया कि वह इतिहास, गणित, चिकित्सा, सैन्य, चित्रकला, दर्शन, मीमांसा और धर्मशास्त्र सहित कई विषयों में पारंगत हो गया। दोनों ग्रंथों में कहा गया है कि वह तीरंदाजी में विशेष रूप से कुशल थे। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए जब उनके पिता सोमेश्वर को पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद चाहमान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 सीई में हुई, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। सोमेश्वर के शासनकाल का अंतिम शिलालेख और पृथ्वीराज के शासनकाल का पहला शिलालेख दोनों इस वर्ष के हैं। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग था, अपनी मां के साथ राज प्रतिनिधि के रूप में सिंहासन पर बैठा। हम्मीरा महाकाव्य का दावा है कि सोमेश्वर ने स्वयं पृथ्वीराज को सिंहासन पर बिठाया और फिर जंगल में सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि यह संदिग्ध है। राजा के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान पृथ्वीराज की मां ने एक राज प्रतिनिधि परिषद की सहायता से प्रशासन का प्रबंधन किया। इस अवधि के दौरान कदम्बवास ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। लोक कथाओं में उन्हें कैमासा, कैमाश या कैम्बासा के नाम से भी जाना जाता है, जो उन्हें युवा राजा के प्रति समर्पित एक सक्षम प्रशासक और सैनिक के रूप में वर्णित करते हैं। पृथ्वीराज विजया का कहना है कि वह पृथ्वीराज के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सभी सैन्य जीत के लिए जिम्मेदार थे। 2 अलग अलग किंवदंतियों के अनुसार कदम्बवास को बाद में पृथ्वीराज ने मार डाला था। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज ने मंत्री को राजा की पसंदीदा उपपत्नी कर्णती के निजी स्थान में पाकर मार डाला। पृथ्वीराज प्रबंध का दावा है कि प्रताप सिम्हा नाम के एक व्यक्ति ने मंत्री के खिलाफ साजिश रची और पृथ्वीराज को आश्वस्त किया कि मंत्री बार बार मुस्लिम आक्रमणों के लिए जिम्मेदार थे। ये दोनों दावे ऐतिहासिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अधिक विश्वसनीय पृथ्वीराज विजया ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं करते हैं। पृथ्वीराज की मां के चाचा भुवनिका मल्ला इस समय के दौरान एक और महत्वपूर्ण मंत्री थे। पृथ्वीराज विजया के अनुसार वह एक बहादुर सेनापति था, जिसने पृथ्वीराज की सेवा की थी जैसे गरुड़ विष्णु की सेवा करते थे। पाठ में यह भी कहा गया है
कि वह नागों को वश में करने की कला में कुशल थे। 15वीं शताब्दी के इतिहासकार जोना राजा के अनुसार यहां नागा का अर्थ हाथियों से है। हालांकि हरबिलास सारदा ने नागा को एक जनजाति के नाम के रूप में व्याख्यायित किया और यह सिद्धांत दिया कि भुवनिका मल्ला ने इस जनजाति को हराया। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 सीई में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। अब हम पृथ्वीराज चौहान हिस्ट्री इन हिंदी में पृथ्वीराज और नागार्जुन के बीच हुए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज की पहली सैन्य उपलब्धि उनके चचेरे भाई नागार्जुन द्वारा विद्रोह का दमन और गुड़ापुरा, आधुनिक गुड़गांव पर कब्जा करना था। नागार्जुन पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे और चाहमना सिंहासन के लिए संघर्ष ने परिवार की दो शाखाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया था। पृथ्वीराज विजया के अनुसार नागार्जुन ने पृथ्वीराज के अधिकार के खिलाफ विद्रोह किया और गुड़ापुरा के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज ने पैदल सेना, ऊंट, हाथी और घोड़ों की एक बड़ी सेना के साथ गुड़ापुर को घेर लिया। नागार्जुन किले से भाग गए, लेकिन देवभट्ट, संभवतः उनके सेनापति, ने प्रतिरोध करना जारी रखा। अंततः पृथ्वीराज की सेना विजयी हुई और नागार्जुन की पत्नी, माता और अनुयायियों को पकड़ लिया। पृथ्वीराज विजया के अनुसार पराजित सैनिकों के सिर से बनी एक माला अजमेर किले के द्वार पर लटका दी गई थी। अब हम पृथ्वीराज चौहान हिस्ट्री इन हिंदी में राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बारे में पढ़ेंगे। कन्नौज के आसपास केंद्रित और एक अन्य शक्तिशाली राजा जयचंद्र की अध्यक्षता में गढ़वाला साम्राज्य चाहमान साम्राज्य के पूर्व में स्थित था। पृथ्वीराज रासो में वर्णित एक किंवदंती के अनुसार पृथ्वीराज जयचंद्र की बेटी संयोगिता को अपने साथ भगा के ले गए थे, जिससे दोनों राजाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता हो गई। कन्नौज के राजा जयचंद्र ने अपने वर्चस्व की घोषणा करने के लिए एक राजसूय समारोह आयोजित करने का फैसला किया। पृथ्वीराज ने इस समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया और इस प्रकार जयचंद्र को सर्वोच्च राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जयचंद्र की बेटी संयोगिता को उसके वीर कारनामों के बारे में सुनकर पृथ्वीराज से प्यार हो गया और उसने घोषणा की कि वह पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करेगी। जयचंद्र ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर पति चयन समारोह की व्यवस्था की, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी पृथ्वीराज ने 100 योद्धाओं के साथ कन्नौज की ओर प्रस्थान किया और संयोगिता को अपने साथ भगा लाए। उनके 2/3 योद्धाओं ने गढ़वाला सेना के खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया, जिससे उन्हें संयोगिता के साथ दिल्ली भागने की अनुमति मिली। दिल्ली में पृथ्वीराज अपनी नई पत्नी से मुग्ध हो गए और अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताने लगे। उन्होंने राज्य के मामलों की अनदेखी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंततः घोर गौरी के मोहम्मद के खिलाफ उनकी हार हुई। इस कहानी का उल्लेख अबुल फजल की आइन ए अकबरी और चंद्रशेखर की सुरजना चरिता, जिसमें गढ़वाला राजकुमारी को कांतिमती के रूप में नामित किया गया है, में भी किया गया है। पृथ्वीराज विजया का उल्लेख है कि पृथ्वीराज को एक अप्सरा तिलोत्तमा के अवतार से प्यार हो गया था। हालांकि उसने इस महिला को कभी नहीं देखा था और पहले से ही अन्य महिलाओं से शादी कर चुका था। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार यह संभवतः संयोगिता का संदर्भ है। हालांकि पृथ्वीराज प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और हम्मीरा महाकाव्य जैसे अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में इस किंवदंती का उल्लेख नहीं है। गढ़वाला रिकॉर्ड भी इस घटना के बारे में चुप है, जिसमें जयचंद्र द्वारा कथित राजसूय प्रदर्शन भी शामिल है। दशरथ शर्मा और आर.बी. सिंह के अनुसार इस किंवदंती में कुछ ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है, जैसा कि 3 अलग-अलग स्रोतों में वर्णित है। सभी 3 स्रोत इस घटना को 1192 ई में घोर के मोहम्मद के साथ पृथ्वीराज के अंतिम टकराव से कुछ समय पहले बताते हैं। पृथ्वीराज के पूर्वजों को 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना करना पड़ा था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजना स्थित घुरिद वंश ने
चाहमना साम्राज्य के पश्चिम में क्षेत्र को नियंत्रित किया। जबकि पृथ्वीराज अभी भी एक बच्चा था, 1155 सीई में घोर के घुरिद शासक मोहम्मद ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1158 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों सोलंकी का शासन था। गुजरात की अपनी यात्रा के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि घुरिद सेना चाहमना साम्राज्य की पश्चिमी सीमा से गुजरी है, जैसा कि कई मंदिरों के विनाश और भाटी शासित लोध्रुवा को बर्खास्त करने की घटना से स्पष्ट है। पृथ्वीराज विजया ने उल्लेख किया है कि घुरिद सेना की गतिविधियां राहु की तरह क्षमान साम्राज्य के लिए थीं। हिंदू पौराणिक कथाओं में राहु सूर्य को निगलता है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। गुजरात के रास्ते में घुरिद सेना ने नडोल किले को घेर लिया, जिसे नड्डुला के चाहमानों द्वारा नियंत्रित किया गया था। पृथ्वीराज के मुख्यमंत्री कदम्बवास ने उन्हें सलाह दी कि वे घुरिदों के प्रतिद्वंद्वियों को कोई सहायता न दें और इस संघर्ष से दूर रहें। चाहमानों को तुरंत घुरिद आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1173 ईस्वी में कसाहरदा की लड़ाई में मोहम्मद को हराया, जिससे घुरिद पीछे हट गए। अगले कुछ वर्षों में घोर के मोहम्मद ने पेशावर, सिंध और पंजाब पर विजय प्राप्त करते हुए चाहमानों के पश्चिम में क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उसने अपना आधार गजना से पंजाब स्थानांतरित कर दिया और अपने साम्राज्य को पूर्व की ओर विस्तारित करने का प्रयास किया, जिससे उसका पृथ्वीराज के साथ संघर्ष हो गया। पृथ्वीराज विजया का उल्लेख है कि घोर के मोहम्मद शताब्दी सी में कहा गया है कि मोहम्मद ने अपने मुख्य न्यायाधीश किवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को पृथ्वीराज के दरबार में भेजा था। दूत ने पृथ्वीराज को युद्ध को त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। नतीजतन मोहम्मद ने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। मध्ययुगीन मुस्लिम लेखकों ने दो शासकों के बीच केवल एक या दो लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तबकत-ए-नासिरी और तारीख-ए-फरिश्ता में तराइन के दो युद्धों का उल्लेख है। जामी उल हिकाया और ताज उल मासीर ने केवल तराइन के दूसरे युद्ध का उल्लेख किया है, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि मारे जाने से पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद को कई बार हराया था। हम्मीरा महाकाव्य का दावा है कि पहली बार मोहम्मद को हराने के बाद पृथ्वीराज ने उन्हें जाने देने से पहले उन राजकुमारों से माफी मांगने के लिए मजबूर किया, जिनके क्षेत्रों में उन्होंने तोड़फोड़ की थी। मोहम्मद ने चाहमना साम्राज्य पर 7 बार और आक्रमण किया, लेकिन हर बार हार गए। हालांकि उनका 9वां आक्रमण सफल रहा। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया है कि दोनों राजाओं ने 8 लड़ाइयां लड़ी। पृथ्वीराज ने इनमें से पहले 7 में घुरिद राजा को हराया और कब्जा कर लिया, लेकिन हर बार उसे मुक्त कर दिया। प्रबंध कोश का दावा है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद को 20 बार पकड़ लिया था, लेकिन 21वीं लड़ाई के दौरान हार गए और मोहम्मद गौरी के द्वारा कैद कर लिया गया था। सुरजनाचरित और पृथ्वीराज रासों में भी 21 लड़ाइयों की गणना की गई है। हालांकि ये सभी ग्रंथ संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हालांकि यह संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान घुरिद और चाहमानों के बीच 2 से अधिक युद्ध हुए हों। 1190 ईस्वी के दौरान घोर के मोहम्मद ने चाहमाना क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबरहिंदा या तबरे-हिंद बठिंडा के साथ पहचाना पर कब्जा कर लिया। उसने इसे 1200 घुड़सवारों द्वारा समर्थित तुलक के काजी जिया-उद-दीन के प्रभार में रखा। जब पृथ्वीराज को इस बात का पता चला तो वह दिल्ली के गोविंदराज सहित अपने सामंतों के साथ तबरहिंदा की ओर चल पड़ा। 16वीं सदी के मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उनकी सेना में 200,000 घोड़े और 3,000 हाथी शामिल थे। मोहम्मद की मूल योजना तबरहिंदा को जीतकर अपने अड्डे पर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के मार्च के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई करने का फैसला किया। वह एक सेना के साथ निकला और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। आगामी युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने घुरिदों को निर्णायक रूप से पराजित किया। घोर के मोहम्मद घायल हो गया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज ने तराइन की पहली लड़ाई को केवल एक सीमांत लड़ाई के रूप में माना है। इस दृष्टिकोण को इस तथ्य से बल मिलता है कि उसने घोर के मोहम्मद के साथ भविष्य के किसी भी संघर्ष के लिए बहुत कम तैयारी की थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार घुरिदों के साथ अपने अंतिम टकराव से पहले की अवधि के दौरान उन्होंने राज्य के मामलों की उपेक्षा की और मनोरंजन में समय बिताया। इस बीच घोर के मोहम्मद गजनी लौट आया और अपनी हार का बदला लेने की तैयारी की। तबकत-ए-नसीरी के अनुसार उसने अगले कुछ महीनों में 120,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्किक घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना को इकट्ठा किया। इसके बाद उसने जम्मू के विजय राजा की सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चाहमाना साम्राज्य की ओर कूच किया। पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज को बिना किसी सहयोगी के छोड़ दिया गया था। फिर भी वह घुरिदों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाब रहा। 16वीं सदी के मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता ने एक बड़ी पैदल सेना के अलावा पृथ्वीराज की सेना की ताकत का अनुमान 300,000 घोड़ों और 3,000 हाथियों के रूप में लगाया। घुरिद की जीत के पैमाने पर जोर देने के उद्देश्य से यह एक घोर अतिशयोक्ति होने की सबसे अधिक संभावना है। पृथ्वीराज के शिविर, जिसमें 150 सामंती प्रमुख शामिल थे, ने घोर के मोहम्मद को एक पत्र लिखा जिसमें वादा किया गया था कि अगर वह अपने देश लौटने का फैसला करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मोहम्मद ने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने गजना स्थित भाई ग्याथ अल-दीन को सम्मानित करने के लिए समय चाहिए। फरिश्ता के अनुसार वह तब तक के लिए सहमत हो गया जब तक कि उसे अपने भाई से जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने चाहमानों के खिलाफ हमले की योजना बनाई। जवामी उल हिकायत के अनुसार मोहम्मद ने रात में अपने शिविर में आग को जलाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया, जबकि वह अपनी बाकी सेना के साथ दूसरी दिशा में चले गए। इससे चाहमानों को यह आभास हुआ कि घुरिद सेना अभी भी युद्ध विराम का पालन करते हुए डेरा डाले हुए थी। कई मील दूर पहुंचने के बाद मोहम्मद ने 4 डिवीजन बनाए, जिनमें से प्रत्येक में 10,000 तीरंदाज थे। उसने अपनी बाकी सेना को रिजर्व में रखा। उन्होंने 4 डिवीजनों को चाहमाना शिविर पर हमला करने का आदेश दिया और फिर पीछे हटने का नाटक किया। भोर में घुरीद सेना के 4 डिवीजनों ने चाहमना शिविर पर हमला किया, जबकि पृथ्वीराज अभी भी सो रहा था। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद घुरीद डिवीजनों ने मोहम्मद की रणनीति के अनुसार पीछे हटने का नाटक किया। भोर में घुरीद सेना के 4 डिवीजनों ने चाहमना शिविर पर हमला किया, जबकि पृथ्वीराज अभी भी सो रहा था। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद घुरीद डिवीजनों ने मोहम्मद की रणनीति के अनुसार पीछे हटने का नाटक किया। इस प्रकार पृथ्वीराज को उनका पीछा करने का लालच दिया गया और दोपहर तक इस पीछा के परिणाम स्वरूप चाहमान सेना समाप्त हो गई। इस बिंदु पर मोहम्मद ने अपने आरक्षित बल का नेतृत्व किया और चाहमानों पर हमला किया, उन्हें निर्णायक रूप से हराया। ताजुल मासीर के अनुसार इस पराजय में पृथ्वीराज के खेमे ने 100,000 पुरुषों, दिल्ली के गोविंद राजा सहित, को खो दिया। पृथ्वीराज ने स्वयं घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पीछा किया गया और सरस्वती किले, संभवतः आधुनिक सिरसा, के पास पकड़ लिया गया। इसके बाद घोर के मोहम्मद ने कई हजार रक्षकों को मारकर अजमेर पर कब्जा कर लिया, कई और लोगों को गुलाम बनाया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। जैन ने पृथ्वीराज के पतन के बारे में बताया कि 14वीं शताब्दी के जैन विद्वान मेरुतुंगा द्वारा प्रबंध चिंतामणि में कहा गया है कि पृथ्वीराज ने अपने एक मंत्री के कान काट दिए, के पास पकड़ लिया गया। इसके बाद घोर के मोहम्मद ने कई हजार रक्षकों को मारकर अजमेर पर कब्जा कर लिया, कई और लोगों को गुलाम बनाया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। जैन ने पृथ्वीराज के पतन के बारे में बताया कि 14वीं शताब्दी के जैन विद्वान मेरुतुंगा द्वारा प्रबंध चिंतामणि में कहा गया है कि पृथ्वीराज ने अपने एक मंत्री के कान काट दिए, जिन्होंने बदला लेने के लिए घुरिद आक्रमणकारियों को अपने शिविर में निर्देशित किया। एक दिन के धार्मिक उपवास के बाद पृथ्वीराज गहरी नींद में थे और इसलिए आसानी से पकड़ लिए गए।
15वीं शताब्दी के जैन विद्वान नया चंद्र सूर्य द्वारा हम्मीरा महाकाव्य का कहना है कि अपनी प्रारंभिक हार के बाद घुरिद राजा ने एक पड़ोसी राजा के समर्थन से एक नई सेना खड़ी की और दिल्ली तक चला गया। युद्ध से पहले उसने पृथ्वीराज के घोड़ों और संगीतकारों को सोने के सिक्कों के साथ रिश्वत दी। घोड़ों के स्वामी ने पृथ्वीराज के घोड़े को ढोल नगाड़ा में नाचना सिखाया था। घुरिदों ने भोर से ठीक पहले चाहमना शिविर पर हमला किया, जब पृथ्वीराज सो रहे थे। पृथ्वीराज ने अपने घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके संगीतकारों ने ढोल बजाया। घोड़ा उछलने लगा और आक्रमणकारियों ने आसानी से पृथ्वीराज पर कब्जा कर लिया। एक अन्य जैन ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज प्रबंध, पृथ्वीराज के मंत्री कैम्बासा और उनके भालावाहक प्रताप सिंह के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। कैम्बासा ने एक बार राजा से प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायत की। प्रताप सिंह ने भी राजा को बताया कि कैम्बसा घुरिदों की सहायता कर रहा था। क्रोधित पृथ्वीराज ने एक रात कैम्बासा को एक तीर से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में एक अन्य व्यक्ति को मार डाला। जब कैम्बासा के सेवक चंद बालिदिका ने राजा को चेतावनी दी, तो राजा ने मंत्री के सेवक और मंत्री दोनों को बर्खास्त कर दिया। दिल्ली पर घुरिद के आक्रमण के समय पृथ्वीराज 10 दिन से सो रहा था। जब घुरिद पास आए तो उसकी बहन ने उसे जगाया। पृथ्वीराज ने घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश की, लेकिन कैम्बासा ने घुरिद को एक निश्चित ध्वनि के बारे में बताकर उसे पकड़ने में मदद की। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चाहमना राजधानी अजमेर ले जाया गया था, जहां मोहम्मद ने उन्हें घुरिद जागीरदार के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राजद्रोह के आरोप में उन्हें मार दिया गया। यह मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है। कुछ घोड़े और बुलमैन शैली के सिक्के, जिनमें पृथ्वीराज और मोहम्मद बिन सैम दोनों के नाम होते थे, दिल्ली टकसाल से जारी किए गए थे। हालांकि एक और संभावना यह है कि शुरू में घुरिद पूर्व चाहमाना क्षेत्र में अपने स्वयं के सिक्के की अधिक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए चाहमान शैली के सिक्के का इस्तेमाल किया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद ने अजमेर के सिंहासन पर छमान राजकुमार गोविंद राज को स्थापित किया। हम्मीरा महाकाव्य का कहना है कि पकड़े जाने के बाद पृथ्वीराज ने खाना खाने से मना कर दिया था। घुरिद राजा के रईसों ने सुझाव दिया कि वह पृथ्वीराज को छोड़ दें, ठीक वैसे ही जैसे चाहमान राजा ने उसके साथ अतीत में किया था। लेकिन मोहम्मद ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और पृथ्वीराज की कैद में मौत हो गई। पृथ्वीराज प्रबंध 15वीं शताब्दी या उससे पहले की तारीख में कहा गया है कि घुरिदों ने पृथ्वीराज को सोने की जंजीरों में बांध दिया और उसे दिल्ली ले आए। पकड़े गए दुश्मन को रिहा करने के अपने उदाहरण का पालन नहीं करने के लिए पृथ्वीराज ने घुरिद राजा को फटकार लगाई। कुछ दिनों बाद अजमेर में कैद होने के दौरान पृथ्वीराज ने अपने पूर्व मंत्री कैम्बासा से अपने धनुष बाण के लिए मोहम्मद को अदालत में मारने के लिए कहा, जो उस घर के सामने आयोजित किया गया था जहां उन्हें कैद किया गया था। विश्वासघाती मंत्री ने उसे धनुष बाण दिए, लेकिन मोहम्मद को चुपके से अपनी योजना के बारे में बताया। नतीजतन मोहम्मद अपने सामान्य स्थान पर नहीं बैठे और इसके बजाय वहां एक धातु की मूर्ति रखी। पृथ्वीराज ने मूर्ति पर एक बाण चलाया, जिससे वह 2 भागों में टूट गया। एक सजा के रूप में मोहम्मद ने पृथ्वीराज को एक गड्ढे में डाल दिया और उन्हें पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद घुरिदों ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर के सिंहासन पर अपना जागीरदार नियुक्त किया। 1152 ईस्वी में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराजा ने गोविंद राजा को गद्दी से उतार दिया और अपने पुश्तैनी राज्य के एक हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया। गोविंद राजा रणस्तंभपुरा, आधुनिक रणथंभौर, चले गए, जहां उन्होंने जागीरदार शासकों की एक नई चाहमान शाखा की स्थापना की। बाद में हरिराजा को घुरिद सेनापति कुतुब अल दीन ऐबक ने पराजित किया। तो दोस्तों, ये था पृथ्वीराज सिंह चौहान का इतिहास।
का कहानी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोगों में अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बेसुरा वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।